Um, Good evening. Once again, I'm back to talking to my Gen Z friends and all. जो अभी जंतर मंतर का जो हुआ था, प्रदर्शन हुआ था, और जो भी फाइट हुआ था, आप लोगों ने किया था, कमेंडेबल जॉब था। मैं ऑलरेडी आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट कर चुका हूँ। लेकिन क्या आपने जो अभी अचीव किया उस जंतर मंतर के धरना प्रदर्शन से, क्या वो सफिशिएंट है? क्या वही है जिससे आप हैप्पी हैं, खुश हैं कि एक तथाकथित शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया और आपका आपके सारे प्रॉब्लम का वारा न्यारा हो गया? छोटे छोटे प्रदर्शन अभी भी चल रहे हैं, झारखंड में चल रहा है, उड़ीसा में होने वाला है, सुनने में आ रहा है कि यूपी में भी प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन और होने वाला है, और फिर देखने में एक दिन आया कि यूपी में एक दिन जन अल्फा भी आ गई सड़क पे अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए। क्या यही एक ये सारी चीजें हैं जिससे कि इस देश की और आपकी सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे? इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपने जो किया है वो पूरी विपक्ष पिछले 12 साल में नहीं कर पाए। उनको किसी न किसी तरह से साइलेंट कर दिया जाता था, और कुछ लोगों को खरीद लिया जाता था, धमकी दिया जाता था, ईडी सीबीआई दे के डरा कर वो सारी चीज कर सक मतलब सत्ता पक्ष जो है अपनी बातें मनवा लेती थी, या फिर आप उनको चुप करा देती थी, या फिर उनकी बातों को इग्नोर कर देती थी। आप लोगों ने वो कर डाला जो पिछले 12 सालों में अपोजिशन के किसी लीडर ने काफी हद तक नहीं पूरा किया। कुछ कोशिश कर रहे हैं जो मेन अपोजिशन लीडर के अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं, लेकिन वो भी उतने कामयाब नहीं हो रहे हैं जितनी कामयाबी आपने ली। कमेंडेबल था। आपने ये साबित कर दिया कि अगर आप अपने अंदर से अपना डर हटा दें तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। जो सरकार ये कहती थी कि अ, हमारे सरकार में मंत्रियों का और किसी का इस्तीफा नहीं होता, उसने 20 22 23 दिन की या 32 दिन या 36 दिन की धरना थे, उसके बाद जो है वो रिजिग्नेशन दे देते हैं और बातें मान लेते हैं। तकरीबन कितना उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, क्या हुआ, कितने उसके रिpercussions हो गए, उनके उसके कितने फॉल आउट जेनजी यानी आप लोगों को झेलना पड़ रहा है, वो एक बात की बात। लेकिन मैं आज आपसे मुखातिब होके एक एक ऐसे प्रॉब्लम को आपके सामने लाना चाहता हूँ जो कि भविष्य में आपको इम्पैक्ट करेगा। आज नहीं तो 10 साल बाद। मैंने अभी तक जितनी बातें कही अपने वीडियोस में, मेरे वीडियोस में जाके देखे, तकरीबन सारी बातें फुलफिल्ड हुई हैं। अनफॉर्चुनेटली दो, मतलब मेरी बातें सारी सच हुई हैं, और ये भी बात सच होगी अगर आप अभी भी सचेत नहीं हो रहे हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है दोबारा जंतर मंतर पार्ट 2 लॉन्च करने वाली है। 15 अगस्त से वो एक मूवमेंट चलाने वाली है, स्कूलों में जाकर, गाँव में जाकर लोगों को जागृत करना कि भाई आपका स्कूल, आपका एजुकेशन आपका बर्थ राइट है, और उसमें जो फैसिलिटीज नहीं है उसके ऊपर काम करेंगे। उसका क्या प्रारूप होगा, वो सारी चीजें देखने को आएगा। और शायद आप उसमें सम्मिलित भी होंगे, क्योंकि ये आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही है। बहुत लोगों को, जेनजी को नहीं कर रही है, जेन अल्फा को तो कर ही रही है कि वो स्कूल में है। लेकिन जेनजी को जो मैं बोलने जा रहा हूँ ना, जेनजी को वेरी सून, सूनर और लेटर, एंड जेन अल्फा को तो डेफिनेटली इम्पैक्ट करना। जेनजी शायद कम इम्पैक्टेड होंगे, क्योंकि जब तक ये पूरी तरह से आएगा, इफेक्ट इसका आएगा, तब तक जेनजी को शायद नौकरी मिल चुकी होगी, बहुत सारी जगह वो प्लेस्ड हो चुके होंगे, अपना करियर बना चुके होंगे, मिड लेवल पे होंगे। लेकिन जो जेनजी के जो लास्ट फेज के हैं, जो काफी यंग हैं, वो, और जो जेन अल्फा के हैं बॉर्डरिंग लाइन पे, वो सारे इम्पैक्टेड होने वाले हैं। मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए। मैंने जानबूझकर इसको हिंदी में बनाया है, जिससे कि हमारे हिंदी बेल्ट के लोगों को ये बातें समझ में आए। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम इग्नोर कर देते हैं।
मैं इतने अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता हूँ, मुझे व्यूज ज्यादा नहीं मिलता। कोई 100, कोई 200, कोई 50, कोई 35, इतने व्यूज मिलते हैं। आई डोंट बॉदर अबाउट दैट, मुझे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है इसका। क्योंकि मुझे अपना काम करना है। मैंने एक ही चीज सीखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कि मैं अपना कर्म करूंगा, फल मिलता है या नहीं मिलता वो आपका काम है। मैं बीइंग एन एजुकेटर, मैं अपने आप को इन्फ्लुएंसर नहीं मानता, लेकिन मैं अपने आप को एक एजुकेटर मानता हूँ, जो कि मैं हूँ। बीइंग एन एजुकेटर, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारे जो आगे के जनरेशन के लोग हैं, जैसे जेन जी या जेन अल्फा में मेरी डॉटर है, वो मेरे वीडियोस को देखें, समझें और उस पे अमल करें और थोड़ा सावधान हो जाए। क्योंकि मैं आज जो दिखाने वाला हूं ना, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। मैंने इसको एक अच्छा सा पीपीटी वीडियो के तौर पे इसको रिकॉर्ड किया हुआ है। इसकी रिकॉर्डिंग बना ली है, इसको एक कन्वर्सेशन के तौर पे, ऑटोमेटेड कॉन्वर्सेशन मैंने इसको बनाया है। उसकी स्क्रिप्ट मैंने लिखी है, उसके सारी चीजें, डायलॉग्स मेरे हैं, पीपीटी में भी सारे चीज मेरे हैं। लेकिन मैंने थोड़ा सा एआई का हेल्प लेकर ये सारा चीज डिजाइन किया है, जिससे कि आपको इंटरेस्टिंग लगे। आप इसको ध्यान से सुने और लास्ट तक सुने। अगर आप नहीं सुनते हैं लास्ट तक, तो इसमें आपका ही नुकसान होने वाला है, मेरा नहीं होने वाला। मेरी लाइफ तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, मेरा करियर भी ऑलमोस्ट डेड एंड पे आ चुका है। उसके बारे में किसी और दिन, किसी और वीडियो में मैं बात करूंगा। लेकिन आप लोगों की लाइफ, आप लोगों की पूरी जर्नी अभी बची हुई है। आप ही इस देश के भविष्य हो। आप ही इस देश को चलाने वाले हो। इसके कर्ता धर्ता होगे, बी इट जेनजी और उसके बाद जेन अल्फा। हम अपने उम्र के एक ढलान पे हैं। हम सीनियर सिटीजन होंगे जब तक कि आप जॉब्स वगैरह करना शुरू करेंगे। और जब तक आपको जॉब मिलेगी, खासकर जेन अल्फा को, तब तक हम सीनियर सिटीजन्स हो जाएंगे। और हम एक रिटायर्ड पर्सन की तरह अपनी लाइफ को व्यतीत करेंगे। देश आपका है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। सत्ता आपकी है, चीजें आपकी हैं, चीजें यहाँ की सत्ता के ऊपर से जो डिसीजन हो रहे हैं, सब कुछ आपको करेगा। इसलिए मेरे इस लाइव शो को बहुत ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। अगर आप इसको नहीं देखते हैं, तो आपको ये इम्पैक्ट करने वाला है। और फिर अगर कुछ इम्पैक्ट करता है, और तब आपको रियलाइज होगा कि काश मैंने इस वीडियो को देखा था और उसे सावधान नहीं हुआ था। देख लेता, समझ लेता, तो शायद उसके लिए कुछ करता। इसके लिए मैं आपसे कोई प्रोटेस्ट करने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपके दिमाग में यह डाल देना चाहता हूं कि फ्लॉ कहाँ है हमारे सिस्टम में। जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो भी चीजें हो रही हैं हमारे देश में आज के इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल एरिया में, वहाँ पे फ्लॉ कहाँ है, वो आप ही प्लग कर सकते हैं। हमारे से पिछले जनरेशन वाले, हमारे जनरेशन वाले, या हमारे से इमीडिएट आगे के जनरेशन वाले अब तक कुछ नहीं कर पाए हैं। और न करने की कोई उम्मीद नहीं है। आप कर सकते हो, आपके पास ये है। क्योंकि जब आप जॉब पाओगे, पावर में आओगे, जहां भी जो भी आप करियर चूज करते हो, आप इन सब चीजों को अगर ध्यान में रखोगे, तो आपको पता चलेगा कि जो भी मैं बोल रहा हूँ वो बहुत ही वैलिड है। और हमें उस पर काम करना बहुत जरूरी है। तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अराउंड ये वीडियो 20-25 मिनट्स का है। मैं इसके ऑडियो के हिसाब से टाइम बता रहा हूँ, स्लाइड्स तो ज़्यादा नहीं है, 20-21 स्लाइड्स हैं। एक एक मिनट या लेस देन 1 मिनट इस स्लाइड पे मैं उस ऑडियो को रखूंगा। प्री रिकॉर्डेड ऑडियो, एक कन्वर्सेशन में, एक आप समझ सकते हो पॉडकास्ट की तरह मैंने उसको बनाया है। और इस प्रेजेंटेशन के साथ साथ मैं आपको लेके चलूंगा, जिससे कि आप पढ़ भी सके, सुन भी सके। जो लैंग्वेज रखी है मैंने उसको मिक्स्ड इंडियन लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश की बात में रखी हुई है। स्लाइड्स जो है टोटली हिंदी में है। कुछ जहाँ पे जो टिपिकल हिंदी के वर्ड्स हैं, वहाँ पे मैंने इंग्लिश का यूज किया हुआ है। आई एम श्योर आपको ये अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है,
सो प्लीज आप इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करें, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाए, खासकर जेन जी एंड जेन अल्फा ये देखें और समझें कि आपको भविष्य में क्या करना है, आपको अपना देश कैसा बनाना है। इसके साथ मैं आपको लेके चलता हूँ उस वीडियो पे। चलिए। हम्म अगर हम आज के अखबारों के हेडलाइंस देखें ना, तो एक बहुत ही अजीब सी तस्वीर सामने आती है। मतलब एक तरफ सेंसेक्स हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है और एसआईपी में पैसा बाढ़ की तरह आ रहा है। हाँ बिल्कुल। और बड़ी कंपनियों के मुनाफे की खबरें तो हर जगह छाई रहती हैं। राइट। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम शिक्षा और रोजगार के आंकड़ों की गहराई में जाएं, तो वहां एक बहुत ही डरावना सन्नाटा है। मतलब ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी गगनचुंबी इमारत की तरह है जिसके पेंट और शीशे तो बहुत चमक रहे हैं, लेकिन उसकी नींव में पूरी तरह से दीमक लग चुकी है। ये बहुत ही सटीक उपमा दी है। और आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे। हम उपलब्ध दस्तावेजों और स्रोतों के आधार पर भारत के इस आर्थिक विभाजन की पड़ताल करेंगे। और ये समझना बहुत जरूरी है कि बाजार की चमक और जमीनी हकीकत में इतना बड़ा अंतर क्यों है। बिल्कुल। क्योंकि जब हम इन स्रोतों का गहराई से विश्लेषण करते हैं ना, तो एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न नजर आता है। आज हमारी नीतियां और पूरा सरकारी ढांचा सिर्फ इस बात पर केंद्रित है कि आज के सूचकांक कैसे भी करके अच्छे दिखें। राइट, मतलब आज का नंबर चमकना चाहिए। हाँ, लेकिन इस अल्पकालिक चमक के चक्कर में हम उन चीजों की रणनीतिक उपेक्षा कर रहे हैं जो असल में लंबे समय तक समृद्धि लाती हैं, जैसे कि मानव पूंजी या शिक्षा। दस्तावेजों में एक बहुत ही स्पष्ट बात कही गई है कि आज की हेडलाइंस कल की समृद्धि नहीं है। इस पूरी स्थिति को देखकर मुझे एक दूसरी उपमा याद आ रही है। मान लीजिए एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। अब उस फैक्ट्री का मैनेजर उस तिमाही का मुनाफा बहुत ज्यादा दिखाना चाहता है, तो वो क्या करता है? वो फैक्ट्री की मशीनें ही कबाड़ में बेचना शुरू कर देता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। राइट, तो बैलेंस शीट पर उस तिमाही का मुनाफा रिकॉर्ड तोड़ दिखता है। हाँ शेयर धारक एकदम खुश हो जाते हैं। हाँ। लेकिन अगले साल जब उत्पादन करने का समय आएगा, तो वहां मशीनें ही नहीं होंगी। मुझे लगता है कि हमारी अर्थव्यवस्था के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। सही बात है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। हाँ। अगर हम मशीनें बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं, हम्म। तो ये शेयर बाजार लगातार ऊपर कैसे जा रहा है? वो जो आपने फैक्ट्री वाली उपमा दी ना, वो यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। क्योंकि जो कुछ हम आज देख रहे हैं वो दरअसल सट्टा उत्साह है। मतलब जिसे हम स्पेक्युलेटिव एक्सुबरेंस कहते हैं। अच्छा। तो ये सट्टा उत्साह क्या होता है? मतलब बाजार में आज जो तेजी है, वो भविष्य के किसी ठोस उत्पादन या बुनियादी ढांचे के निर्माण से नहीं आ रही है। हाँ अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से दो तरह के इंडिकेटर होते हैं। हाँ। एक होते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स, जो बताते हैं कि भविष्य में क्या होगा। और दूसरे होते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स जो केवल बीते हुए कल की कहानी बताते हैं। आज हम जिन जीडीपी आंकड़ों या कॉरपोरेट मुनाफों का जश्न मना रहे हैं, वे सब लैगिंग इंडिकेटर्स हैं। मतलब वो पीछे छूट चुके आंकड़े हैं। बिल्कुल। वे ये नहीं बताते कि 5 साल बाद जब आज के युवा रोजगार के लिए बाजार में आएंगे, तब अर्थव्यवस्था का ढांचा कैसा होगा। एक मिनट, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। अगर हम एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स की बात करें ना, तो हर महीने हजारों करोड़ रुपए बाजार में आ रहे हैं। आमतौर पे इसे एक बहुत ही सकारात्मक संकेत माना जाता है। हाँ, अक्सर लोग ऐसा ही मानते हैं। राइट, मतलब कहा जाता है कि मध्यम वर्ग अब वित्तीय रूप से साक्षर हो रहा है, उनकी संपत्ति बढ़ रही है। तो क्या ये पैसा अर्थव्यवस्था की असली ताकत नहीं है? यहीं पर सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। अगर हम गहराई में जाएं तो पता चलता है कि एसआईपी में आ रहा ये रिकॉर्ड निवेश लोगों की बढ़ती हुई अमीरी का प्रतीक नहीं है। वाकई? तो फिर ये किस चीज का प्रतीक है? यह दरअसल मध्यम वर्ग के गहरे डर और हताशा का प्रतीक है। स्रोतों में इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है। इसे मध्यम वर्ग की चिंताओं का वित्तीयकरण कहा जा सकता है। डर और हताशा? वो कैसे? मतलब लोग तो पैसा कमाने के लिए निवेश कर रहे हैं ना। बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का कारण समझिए। आज फिक्स डिपॉजिट या पारंपरिक बचत योजनाओं पर ब्याज दरें इतनी कम है, और दूसरी तरफ शिक्षा, स्वास्थ्य और घर खर्च की महंगाई इतनी ज्यादा है। हाँ, महंगाई तो बहुत है। तो अगर कोई अपना पैसा बैंक में सुरक्षित रखता है ना, तो असल में उसकी क्रय शक्ति कम हो रही है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि अपने पैसे की वैल्यू को कैसे बचाया जाए। मतलब पैसे की कीमत घट रही है बैंक में रखे रखे। एकदम सही। इसलिए वे एक तरह की हताशा में शेयर बाजार की ओर भाग रहे हैं,
क्योंकि वही एकमात्र जगह दिखती है जहां महंगाई को मात दी जा सकती है। ये कोई अतिरिक्त पैसा नहीं है जो शौक से निवेश किया जा रहा है। ओह अच्छा। ये वो पैसा है जिसे सुरक्षित रहना चाहिए था, लेकिन अब उसे उच्च जोखिम वाले बाजार में झोंका जा रहा है। मतलब जिसे हम अर्थव्यवस्था की मजबूती का जश्न समझ रहे हैं, वो असल में महंगाई से बचने की एक छटपटाहट है। ये नजरिया तो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल। और कंपनियों के रिकॉर्ड मुनाफे के बारे में क्या? मुनाफा तो बैलेंस शीट पर सचमुच दर्ज होता है ना। हाँ, अगर कंपनियां पैसा बना रही हैं तो अर्थव्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, है ना? मुनाफा दर्ज जरूर हो रहा है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि वो मुनाफा आ कहां से रहा है। दस्तावेजों से बहुत स्पष्ट होता है कि ये मुनाफा बाजार में मांग बढ़ने या ज्यादा सामान बिकने से नहीं आ रहा है। तो फिर ये मुनाफा आ कहां से रहा है? ये आ रहा है आक्रामक लागत कटौती से, मतलब कॉस्ट कटिंग से। कंपनियां बड़े पैमाने पर पक्की नौकरियों को खत्म कर रही हैं। वे नियमित कर्मचारियों की जगह गिग वर्कर्स या अनौपचारिक मजदूरों से काम ले रही हैं। हाँ, गिग इकोनॉमी का चलन तो बहुत तेजी से बढ़ा है आजकल। हर दूसरा काम अब कॉन्ट्रैक्ट पर हो रहा है, और यही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जिन्हें न तो पेंशन देनी पड़ती है, न ही स्वास्थ्य बीमा। किसी कंपनी के नजरिए से देखें तो उसकी बैलेंस शीट तुरंत सुधर जाती है। मुनाफा बढ़ावा दिखता है। राइट। लेकिन अगर हम पूरी अर्थव्यवस्था के नजरिए से देखें तो इसका नतीजा विनाशकारी होता है। अगर 25 साल के एक युवा के पास स्थिर नौकरी नहीं होगी, उसे ये नहीं पता होगा कि अगले महीने उसकी कमाई कितनी होगी, तो क्या वो घर खरीदने के लिए लोन लेगा? बिल्कुल नहीं, वो तो बहुत डरा हुआ रहेगा। क्या वो कार खरीदेगा? नहीं, वो सिर्फ अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करेगा। कंपनियों की ये कॉस्ट कटिंग अंततः बाजार की कुल मांग या एग्रीगेट डिमांड को ही मार देती है। मतलब जब लोग सामान खरीदेंगे ही नहीं तो कंपनियों का ये मुनाफा कितने दिन टिकेगा? सही कहा आपने। सेंसेक्स की आज की ऊंचाई केवल बाजार में मौजूद तरलता का परिणाम है। ये आम आदमी की वास्तविक क्रय शक्ति को नहीं दर्शाती। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि आज बैलेंस शीट चमकाने के लिए हम अपने ही ग्राहकों की जेब खाली कर रहे हैं। बिल्कुल। चलिए अब इस चर्चा को थोड़ा और गहरे स्तर पर ले चलते हैं। स्रोतों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट का जिक्र है, विकास की कारण प्रभाव श्रृंखला, या जिसे कॉजल पाइपलाइन कहा गया है। ये बहुत अहम हिस्सा है। राइट। ऐसा लगता है कि किसी भी देश का विकास कोई रातों रात होने वाला जादू तो है नहीं। ये एक पाइपलाइन है। पहले अच्छी शिक्षा, फिर उससे मिलने वाला ठोस रोजगार, फिर रोजगार से आने वाली स्थिर आय और उस आय से होने वाली बचत। और अंततः उस बचत का निवेश जो विकास लाता है। बिल्कुल। लेकिन इन आंकड़ों को देखकर लगता है कि ये पाइपलाइन बीच से ही टूट चुकी है। पूरी तरह टूट चुकी है। और इसका सबसे स्पष्ट और डरावना उदाहरण है इंजीनियरिंग कॉलेजों का पतन। दस्तावेजों में इंजीनियरिंग शिक्षा को लेकर एक पूरी टाइमलाइन दी गई है। अच्छा, ये टाइमलाइन क्या बताती है? ये बताती है कि कैसे ये पाइपलाइन ध्वस्त हुई। 2010 का साल याद कीजिए। ये इंजीनियरिंग क्रेज का चरम था। उस समय एक सामान्य संस्थान में औसतन 300 दाखिले होते थे। हाँ, मुझे याद है। उस समय इंजीनियरिंग की डिग्री को तो सफलता का पासपोर्ट माना जाता था। हर परिवार चाहता था कि उनका बच्चा इंजीनियर ही बने। राइट। लेकिन फिर 2016 आता है। ये वो साल था जब प्लेसमेंट के आंकड़े बुरी तरह गिरना शुरू हुए। उद्योग जगत को समझ आने लगा कि इन डिग्रियों के पीछे कोई वास्तविक कौशल नहीं है। मतलब सिर्फ कागज की डिग्रियां रह गई थी। हाँ। फिर 2020 में ये गिरावट और तेज हुई। औसतन दाखिले सीधे आधे होकर 150 पर आ गए। बाप रे, सीधा आधा। और 2023 तक आते आते ये एक गहरा संकट बन गया। कॉलेजों में बमुश्किल 60 दाखिले होने लगे। और जैसा कि अनुमान है 2026 तक ये संख्या एब्सोल्यूट जीरो, यानी पूर्ण शून्य पे पहुंच जाएगी। एब्सोल्यूट जीरो मतलब कोई भी दाखिला नहीं? जी। पिछले 9 सालों का डेटा बताता है कि सीटें खाली रहने के कारण 400 से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो चुके हैं। यह आंकड़ा तो सच में हैरान करने वाला है। लेकिन यहाँ मुझे एक उलझन है। हम लगातार सुनते हैं कि भारत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, आईटी सेक्टर बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में हम आगे जा रहे हैं, तो जाहिर है कि इंजीनियरों की जरूरत तो होगी ही। जरूरत बिल्कुल है। तो फिर ये कॉलेज बंद क्यों हो रहे हैं? समस्या कौशल के बेमेल की है, जिसे हम स्किल मिसमैच कहते हैं। स्रोत एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने रखते हैं। भारत में आज 80% इंजीनियर नौकरी के योग्य ही नहीं है। 80%? मतलब 100 में से 80 बच्चों के पास डिग्री तो है लेकिन वे काम करने लायक नहीं है। जी हाँ।
और इसका कारण हमारी शिक्षा प्रणाली है जो वास्तविक औद्योगिक जरूरतों से पूरी तरह कटी हुई है। कॉलेजों में जो थ्योरी पढ़ाई जा रही है और फैक्ट्रियों या कॉर्पोरेट्स में जो मशीनें और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहे हैं, उनके बीच कोई तालमेल ही नहीं है। लेकिन ये संकट यहीं खत्म नहीं होता। और क्या है? इसके साथ एक बहुत बड़ा वित्तीय संकट भी जुड़ा है, और वो है शिक्षा ऋण। ओ हाँ, जो मैंने पढ़ा था लगभग 1.1 लाख करोड़ रुपए का है। ये कोई छोटी रकम नहीं है। बिल्कुल नहीं। छात्र उन डिग्रियों के लिए लाखों का कर्ज ले रहे हैं जिनकी बाजार में कोई कीमत नहीं बची है। आज जब उनके पास रोजगार नहीं है, तो वे ये कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं। तो इसका मतलब बैंक के पैसे भी फंस रहे हैं। बिल्कुल। शिक्षा ऋण क्षेत्र में एनपीए यानी गैर निष्पादित संपत्तियों की दर 9% के खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। ये तो युवाओं पर एक दोहरी मार है। मतलब एक तो उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण 4 साल एक ऐसी डिग्री पर बर्बाद किए जो उन्हें नौकरी नहीं दिला सकती, और ऊपर से अब वो एक ऐसे कर्ज के जाल में फंस गए हैं जिसे वे चुका नहीं सकते। मतलब वे अपनी पेशेवर जिंदगी की शुरुआत ही एक भारी नेगेटिव नेटवर्थ के साथ कर रहे हैं। सही कहा। और जब युवाओं के पास आय के बजाय सिर्फ कर्ज का बोझ होता है ना, तो उसका असर केवल उनके परिवार तक सीमित नहीं रहता, वो पूरी अर्थव्यवस्था के पारेषण तंत्र यानी इंजन को जाम कर देता है। वो कैसे? अर्थव्यवस्था पर सीधा असर कैसे पड़ता है? दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इस रोजगार संकट और रुकी हुई आय ने सीधे तौर पर हमारी घरेलू बचत को प्रभावित किया है। अच्छा। आज भारत की घरेलू बचत गिरकर जीडीपी के 17.5% पर आ गई है। यह पिछले 50 वर्षों का सबसे निचला स्तर है। 50 वर्षों का सबसे निचला स्तर। लेकिन यहाँ कोई ये तर्क भी दे सकता है कि अगर लोग बचत नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वे खर्च कर रहे हैं। हाँ, ये एक आम धारणा है। राइट। और अगर वे खर्च कर रहे हैं तो बाजार में पैसा घूम रहा है, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा ही है। और वैसे भी अगर हमारे पास पैसा नहीं भी है तो विदेशी निवेशक, जिन्हें हम एफआईआईज कहते हैं, वे तो लगातार पैसा डाल ही रहे हैं। तो इसमें इतनी बड़ी समस्या क्या है? समस्या बहुत बड़ी है। यह देश की आर्थिक संप्रभुता की बात है। किसी भी विकासशील देश को बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे कि हाई स्पीड रेलवे, एक्सप्रेसवे या नए पावर प्लांट बनाने के लिए लंबी अवधि के निवेश की जरूरत होती है। और ये पैसा हमेशा देश की अपनी घरेलू बचत से आना चाहिए, क्योंकि वो स्थिर होता है। जब घरेलू बचत इतनी नीचे गिर जाती है, तो देश को अपनी ही अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए विदेशी संस्थागत निवेशकों पर निर्भर होना पड़ता है। अच्छा, तो ये जो विदेशी पैसा है, इसमें क्या बुराई है? इसे आर्थिक भाषा में हॉट मनी कहा जाता है। हॉट मनी, ये शब्द तो अक्सर सुनने में आता है। इसका असल मतलब क्या है? हॉट मनी का मतलब है वो पैसा जो बहुत तेजी से मुनाफा कमाने के लिए देश में आता है और जरा सा खतरा भांपते ही रातों रात निकल जाता है। मतलब कोई वफादारी नहीं है इस पैसे की? बिल्कुल। मान लीजिए अमेरिका के सेंट्रल बैंक ने अपनी ब्याज दरें थोड़ी सी बढ़ा दी, तो ये सारा विदेशी पैसा भारत के बाजार से निकलकर वापस अमेरिका चला जाएगा। बाप रे। अब आप ही सोचिए, क्या हम किसी 10 साल के हाईवे प्रोजेक्ट की नींव ऐसे पैसे पर रख सकते हैं जो 3 महीने में देश से बाहर जा सकता है? अपनी विकास परियोजनाओं के लिए इस तरह की अस्थिर विदेशी पूंजी पर निर्भर रहना बहुत बड़ा जोखिम है। ये तो ऐसा है जैसे हम अपना घर किसी ऐसे अजनबी से उधार लिए गए पैसों से बना रहे हैं जो बीच निर्माण में कभी भी आकर कह सकता है कि मेरा पैसा भी वापस करो। बिल्कुल सटीक। ये वाकई खतरनाक है। इस चर्चा में एक और बिंदु है जो बहुत ध्यान खींचता है। स्रोतों में जनसांख्यिकीय लाभांश या डेमोग्राफिक डिविडेंड का जिक्र है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम हमेशा गर्व से कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, लेकिन दस्तावेजों में चीन और भारत की तुलना करते हुए इसे एक बड़े खतरे के रूप में पेश किया गया है। ये तुलना पूरे विश्लेषण का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है। मैं समझाती हूँ। चीन ने पिछले 30 सालों में जो आर्थिक चमत्कार किया, उसका एक स्पष्ट सिद्धांत था: बूढ़ा होने से पहले अमीर बनना। बूढ़ा होने से पहले अमीर बनना? अच्छा। हाँ, उन्होंने अपनी युवा आबादी को कारखानों में लगाया, दुनिया भर के लिए सामान बनाया और जमकर संपत्ति जुटाई। जब तक उनकी आबादी की उम्र बढ़ना शुरू हुई, तब तक उनके पास एक मजबूत आर्थिक ढांचा तैयार हो चुका था। लेकिन भारत के मामले में ये तस्वीर कुछ अलग ही दिशा में जा रही है ना? बिल्कुल। भारत के सामने अमीर होने से पहले बूढ़ा होने का एक बहुत ही वास्तविक खतरा मंडरा रहा है।
हमारे पास युवा आबादी तो है, लेकिन हम उन्हें उत्पादक रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। और दूसरी तरफ भारत की प्रजनन दर, जिसे फर्टिलिटी रेट कहते हैं, वो पहले ही 2.1 के रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे गिर चुकी है। इसका आसान भाषा में क्या मतलब हुआ? अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होगा? इसका मतलब है कि भविष्य में काम करने वाले युवाओं की संख्या कम होगी और आश्रित बुजुर्गों की संख्या ज्यादा। कल्पना कीजिए, अगर 2 माता पिता का केवल एक बच्चा है, ठीक है। तो उस एक बच्चे पर भविष्य में अपने माता पिता और 4 दादा दादी या नाना नानी का आर्थिक बोझ होगा। अगर वो बच्चा आज एक गिग वर्कर है, जिसके पास न स्थिर आय है न बचत, तो वो इस बोझ को कैसे उठाएगा? ये तो बहुत ही डरावना परिदृश्य है। दस्तावेजों में एक स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि इस दिशा में अभी कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया, तो 2035 से 2040 के बीच भारत एक भयंकर आर्थिक मंदी का शिकार हो सकता है। 2035 से 40 मतलब ये कोई भविष्य की दूर की कल्पना नहीं है, हम सिर्फ 10-12 साल दूर हैं इससे। बिल्कुल। तो अगर स्थिति इतनी गंभीर है तो इसका समाधान क्या है? सिर्फ समस्याओं पर बात करने से तो मंदी रुकेगी नहीं। अगर हमारी सैद्धांतिक डिग्रियां काम नहीं कर रही हैं और 80% इंजीनियर नौकरी के लायक नहीं हैं, तो हम क्या करें? क्या पूरी शिक्षा प्रणाली को रातों रात बदलना संभव है? रातों रात तो कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन एक संरचनात्मक बदलाव जरूरी है। यहीं पर स्रोत जर्मनी के डुअल एजुकेशन मॉडल का संदर्भ देते हैं। अच्छा, ये डुअल एजुकेशन मॉडल क्या है? जर्मनी ने इस मॉडल के जरिए अपनी युवा बेरोजगारी को बहुत निचले स्तर पर रखा है। मैं जर्मनी के इस मॉडल के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूं, लेकिन मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आती। जर्मनी की कुल आबादी शायद हमारे एक राज्य से भी कम होगी। हाँ, ये बात तो है। तो भारत जैसे 140 करोड़ की आबादी वाले देश में, जहां हर साल लाखों बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, क्या हम वाकई ऐसा कोई फैक्ट्री मॉडल लागू कर सकते हैं? मतलब हम हर उद्योग को ये कैसे मजबूर कर सकते हैं कि वे नौसिखिए छात्रों को काम पर रखें? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। स्केल या पैमाने का अंतर जरूर है, लेकिन सिद्धांत वही रहता है। जर्मनी का मॉडल मुख्य रूप से 2 बातों पर टिका है। कौन सी दो बातें? पहला, वहां हर छात्र को यूनिवर्सिटी जाकर सैद्धांतिक डिग्री लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। उनके पास ऑन द जॉब प्रशिक्षुता या अप्रेंटिसशिप का विकल्प होता है। अच्छा, मतलब काम करते हुए सीखना। बिल्कुल। वे अपने समय का 50 से 70% हिस्सा क्लासरूम में नहीं, बल्कि सीधे कारखानों में बिताते हैं, वास्तविक मशीनों पर काम सीखते हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्हें वजीफा भी मिलता है। ये तो बहुत अच्छा है। भारत में भी हमें डिग्री केंद्रित शिक्षा को हटाकर रोजगार केंद्रित मॉडल लाना होगा। स्रोतों में इसे भारत में लागू करने के लिए 4 मुख्य नीतिगत सुधारों का जिक्र किया गया है। चलिए उन 4 सुधारों पर बात करते हैं। ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि वे जमीनी स्तर पर कैसे काम करेंगे। पहला सुधार क्या है? पहला सुधार सीधा है, शिक्षा को सीधे उद्योगों से जोड़ना। स्नातक स्तर पर इंटर्नशिप या प्रशिक्षुता को पूरी तरह अनिवार्य कर देना चाहिए। मतलब डिग्री तब तक नहीं मिलेगी जब तक इंटर्नशिप ना हो? बिल्कुल। जब तक कोई छात्र उद्योग में काम करने का वास्तविक अनुभव न ले ले, उसे डिग्री नहीं मिलनी चाहिए। यही उस 80% कौशल अंतराल को पाटने का एकमात्र तरीका है। लेकिन इसके लिए तो बहुत सारा पैसा और ढांचा चाहिए होगा ना? कॉलेजों में अगर कारखानों जैसी मशीनें लगानी है तो उसका खर्च कौन उठाएगा? यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और यही हमारा दूसरा सुधार है। शिक्षा बजट को तुरंत बढ़ाकर जीडीपी के 6% के राष्ट्रीय लक्ष्य तक ले जाना होगा। 6% वर्तमान में हम कितना खर्च करते हैं? वर्तमान में हम सिर्फ लगभग 3% ही खर्च करते हैं। शिक्षा बजट को सीधे दोगुना करना, ये तो बहुत बड़ी छलांग है। क्या ये सिर्फ इसलिए है ताकि कॉलेजों में बेहतर मशीनें आ सके? हाँ, क्योंकि सैद्धांतिक शिक्षा सस्ती होती है। उसके लिए सिर्फ एक ब्लैक बोर्ड और एक शिक्षक चाहिए। लेकिन व्यवहारिक शिक्षा बहुत महंगी होती है। आपको मिनी फैक्ट्रियां बनानी होंगी, सीएनसी मशीनें लानी होंगी, छात्रों को वजीफा देना होगा। अगर हम इस निवेश से कतराते हैं, तो हम भविष्य की उत्पादकता की कीमत पर आज पैसा बचा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है। ये बात तो पूरी तरह समझ में आती है। और तीसरा सुधार क्या है? तीसरा सुधार पूरे सिस्टम की जवाबदेही तय करने के बारे में है। आज के समय में किसी कॉलेज की सफलता इस बात से मापी जाती है कि उसने कितने छात्रों को दाखिला दिया और कितनी डिग्रियां बांटी। हाँ, अक्सर अखबारों में यही छपता है। ट्रिक ने पूरे सिस्टम को बर्बाद कर दिया है। मूल्यांकन का नया तरीका ये होना चाहिए
कि संस्थानों की मान्यता उनके दीर्घकालिक रोजगार परिणामों यानी प्लेसमेंट दर से तय हो। मतलब अगर कोई कॉलेज अपने छात्रों को रोजगार नहीं दिला पा रहा है तो उस कॉलेज को बंद कर देना चाहिए। इससे तो शायद देश के आधे से ज्यादा कॉलेज रातों रात बंद हो जाएंगे। और मैं मानती हूँ कि ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छाई ही होगा। अच्छा, कैसे? क्योंकि वे कॉलेज शिक्षा नहीं दे रहे हैं, वे केवल युवाओं को कर्ज के जाल में फंसाने वाली फैक्ट्रियां बन चुके हैं। अगर वे रोजगार नहीं दे सकते तो उन्हें चलने का कोई अधिकार नहीं है। ये बहुत ही कड़ा कदम है, लेकिन शायद समय की मांग है। और अंत में चौथा सुधार क्या है? चौथा सुधार जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगता है वो है राष्ट्रीय रोजगार सूचकांक लागू करना। रोजगार सूचकांक? हम तो हर चीज को जीडीपी से नापते हैं ना। और वही हमारी सबसे बड़ी गलती है। जीडीपी बिना नई नौकरियां पैदा किए भी बढ़ सकती है। जैसा कि हम आज कॉर्पोरेट मुनाफे देख रहे हैं गिग वर्कर्स के जरिए। बिल्कुल। चौथा सुधार ये मांग करता है कि हर सरकारी नीति, हर बजट और हर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट का मूल्यांकन सिर्फ इस आधार पर हो कि वो कितनी स्थायी और मूल्यवर्धित नौकरियां पैदा कर रहा है। बिल्कुल। मतलब रोजगार केंद्र में होना चाहिए। हाँ, हर फैसले के केंद्र में इंसान होना चाहिए, केवल नंबर नहीं। इस पूरी चर्चा को अगर मैं एक निष्कर्ष की तरफ ले जाऊं तो ये स्पष्ट है कि हम आज जिस आर्थिक चमक को देखकर खुश हो रहे हैं वो दरअसल जिसे स्रोतों में कैपिटल कैनिबलाइजेशन कहा गया है। हाँ, पूंजी का आत्मभक्षण। राइट, यानी अपनी ही पूंजी अपने ही भविष्य को खा जाना है। हम आज की बैलेंस शीट चमकाने के लिए कल के मजदूरों, कल के ग्राहकों और कल के समाज की नींव को खोखला कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस पूरे चर्चा के अंत में मुझे दस्तावेजों से परे लेकिन इन्हीं तथ्यों पर आधारित एक बहुत ही गंभीर विचार उभरता हुआ दिखता है। अच्छा, वो क्या है? आज जो मध्यम वर्ग डरा हुआ है वो खुद को महंगाई से बचाने के लिए अपना सारा पैसा शेयर बाजार और एसआईपी में लगा रहा है। उसी समय वही माता पिता अपने बच्चों को ऐसी डिग्रियां दिलाने के लिए लाखों रुपए का शिक्षा ऋण ले रहे हैं जिनकी कोई आर्थिक कीमत नहीं है। वाकई। अब जरा इस बात पर गौर किया जाए, आने वाले दशक में क्या होगा जब ये सट्टा बुलबुला फूटेगा, एसआईपी में लगा पैसा अपनी कीमत खो देगा और युवा अपने शिक्षा ऋण पर डिफॉल्ट करेंगे। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल सामाजिक और सांस्कृतिक है। सांस्कृतिक सवाल? वो कैसे? आज हम देख रहे हैं कि कई मामलों में एक गिग वर्कर जिसके पास कोई औपचारिक डिग्री नहीं है वो एक भारी कर्ज में डूबे हुए इंजीनियर से ज्यादा कमा रहा है। हाँ, ये तो है। जब समाज का एक बड़ा हिस्सा ये देखेगा कि लाखों रुपए खर्च करके हासिल की गई उच्च शिक्षा उन्हें सिर्फ कर्ज दे रही है जबकि बिना डिग्री वाले लोग बेहतर स्थिति में हैं, तो क्या होगा? ये तो बहुत ही अजीब स्थिति हो जाएगी। क्या हम समाज में उच्च शिक्षा के प्रति एक पूर्ण सांस्कृतिक अस्वीकार या कल्चरल रिजेक्शन देखने वाले हैं? क्या आने वाले समय में युवा कॉलेज जाने से ही पूरी तरह इनकार कर देंगे? बाप रे, ये एक ऐसा विचार है जो वाकई झकझोर देता है। मतलब अगर एक पूरी पीढ़ी का शिक्षा व्यवस्था से विश्वास ही उठ गया तो किसी भी देश के लिए इससे बड़ा संकट कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। क्या आज की ये चमकती हुई अर्थव्यवस्था कल एक ऐसा खंडर बन जाएगी जिसके मलबे तले हमारी अगली पीढ़ी का भविष्य दब जाएगा? इसी गंभीर और विचारणीय सवाल के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। बाजार की इन चमकती हेडलाइन से अलग हटकर इन आंकड़ों और हकीकत पर अब स्वतंत्र रूप से सोचना अब हमारी जिम्मेदारी है। So, did you see what I tried to say here with the help of this presentation, which was a pre-recorded? और मैंने इसमें आपको कोशिश की है कि सारी चीजें, वो सारी चीजें बताऊं जो मैं पास्ट में भी बोलता रहा हूँ। अब अपने पिछले वीडियो में मैं जैसे बात की थी कि जैसे एजुकेशन पे का जो बजट जो है 3%, 2.89% जो करंट डिस्पेंसेशन ने कर दिया है 4% से घटाकर, और उसको क्या उसकी जरूरत है 6% तक ले जाने की जरूरत है। लेकिन ओवरऑल अगर एक पर्सपेक्टिव है जो आपका प्रॉब्लम है जिसको आप फेस करने वाले हैं आने वाले समय में, या आपकी जनरेशन या आपके बच्चों की जनरेशन या हमारे बच्चों की जनरेशन जो जेन अल्फा है वो जो फेस करने वाली है, वो उसको मैंने दिखाने की कोशिश की है। मैंने वो बताया है कि किस तरह से आपको कौन सा बड़े पर्सपेक्टिव में काम करना है, कहाँ पे गैप है, क्या हमें दिखाया जा रहा है और क्या किस चीज की जरूरत है। मैंने सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं बताया, मैंने प्रॉब्लम का सलूशन भी दिया हुआ है कि क्या करना चाहिए।
मैं हमेशा जर्मन मॉडल की बात करता हूँ। मैं जर्मन मॉडल की बात इसलिए करता हूँ कि मैं जर्मनी में रह चुका हूँ। मैं अगला वीडियो बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि कैसे मैं जर्मनी में गया था, कैसे मुझे वहाँ जॉब ऑफर मिली थी, क्यों मैं वापस इंडिया आया। लेकिन मैं जर्मन के एजुकेशन सिस्टम का रियली कायल हूँ। मैं पहले भी एडवोकेट करता रहा था कि गवर्नमेंट जो है क्यों नहीं उसको ये करती है। पास्ट की गवर्नमेंट ने किया था। जो जर्मन मॉडल है उसमें आईआईटीज, आईटीआईज होते थे उस समय, पॉलिटेक्निक्स बने हुए थे। लेकिन क्या वो पॉलिटेक्निक्स को सही ढंग से चलाया गया? इंडस्ट्री से क्या उसका टाई अप किया गया जो जर्मनी में होता है? नहीं हुआ। इंडस्ट्री अपने चाल में चलती रही। ये आईआईटीज एंड पॉलिटेक्निक्स जो है अपने चाल पे चलती नहीं। ऐसा नहीं है कि वोकेशनल स्टडीज के बारे में हमारे कंट्री के लोगों ने नहीं सोचा था, पास्ट के सारे गवर्नमेंट ने सोचा था। लेकिन क्या उसको सिस्टमेटिक ढंग से किया गया? नहीं। एक फेज था जब ऐसा लगता था कि हम डिग्री ले लिए, डिग्री लेने के बाद हमको मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई, और उससे हमारा एक रास्ता खुल जाता था। हम इंडिया में रह के भी काम करके अच्छा पैसा कमाते थे, इंडिया से बाहर जाके भी काम करते थे। और वो फेज था 1991 से लेके 2012-14 तक। उसके बाद जो फेज आया है वो आप सब जानते हैं। 14 में एक नई गवर्नमेंट आई, 2 साल 1.5 साल तक बढ़िया काम की, आगे के काम को बढ़ाने की कोशिश की और उनसे थोड़ा सा बढ़िया भी कर रही थी। लेकिन जो डिसीजन एक आया नोटबंदी का, मैं पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो चीजें हैं, जो मुद्दाएं हैं वो तो हैं। नोटबंदी से देश को कितना नुकसान हुआ, कंट्री कितने, हम इकोनॉमी को कितना नुकसान हुआ, उस किसी भी इकोनॉमिस्ट में, इवन आरएसएस के माइंड के या बीजेपी के माइंड के लोगों से भी पूछे, आज वो कभी नोटबंदी का जिक्र करके चेस्ट थंपिंग नहीं करते हैं। वो उसको दबी जुबान में ही रखते हैं, क्योंकि उनको भी आभास हो गया है कि वो एक गलत डिसीजन था। चलो, आपने एक गलत डिसीजन किया था नोटबंदी में, उसके बाद आपने तुरंत लेकर आ गए हम जीएसटी। जीएसटी अगेन इज नॉट बैड थिंग। जीएसटी एक अच्छा सोच था, जो प्रीवियस गवर्नमेंट में, वाजपेयी गवर्नमेंट में शुरू हुई थी। मनमोहन सिंह में इसको कार्यान्वित कोशिश की, इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई। लेकिन करंट डिस्पेंसेशन ने बहुत ही हैपहैज़र्ड वे में, बहुत जल्दी में इसको इम्प्लीमेंट किया। जो उसका सत्यानाश हुआ, उससे जो हमारे एसएमई सेक्टर्स नोटबंदी से जो परेशान थे, वो जीएसटी से उनको डबल मार पड़ी। और हम किस तरह से पीछे होते। हमारी इकोनॉमी जो है एक तरह से कंप्लीट एक गिग इकोनॉमी की तरफ कन्वर्ट हो चुकी है। इस वीडियो में मैंने बात किया है इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बंद होने की बात। 2010 में क्या स्ट्रेंथ था, 2026 में क्या है, 16 ईयर्स में क्या चेंजेस आए। अगर मुझे मेरी बातों पे विश्वास आप नहीं कर सकते, तो जिन मीडिया चैनल्स को आपके मम्मी पापा या फिर आपके दादा दादी देख देख करके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जाके हिंदू मुसलमान करते हैं, उनसे जाके उन्हीं मीडिया चैनल्स में जाइए। मैंने उन्हीं मीडिया चैनल्स में कल या परसों एक न्यूज़ आइटम देखा कि किस तरह से मध्य प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो खंडहर बन चुके हैं। वो उसको भूतहा कॉलेज बना माना जाता है, वहाँ पे भूत का वास होता है। जैसे हम कोई भी एक वीराने में कोई सी जगह होती है उसको बोलते हैं वहां तो भूत विराजते हैं। कोई भी खाली होता है, अनइनहेबिटेड होता है प्लेसेस, वहां पे ऐसे ही मानते हैं। पूरी तरह से खंडर में हो चुका है। स्टूडेंट्स नहीं है, जिन्होंने इंजीनियरिंग की है उनको ढंग का जॉब नहीं मिल रहा है। उनसे ज्यादा आज के गिग वर्कर्स कमा रहे हैं। तो क्या गिग जॉब करना जो है उससे आपकी लाइफ चलेगी? हमारे जैसे लोग जो कल को रिटायर होंगे, जो हमारे आपके मम्मी पापा रिटायर होंगे, क्या उसके बर्डन को आप झेल सकते हो? क्या आपने गिग वर्किंग से आप सारा चीज पूरा कर सकते हो? क्योंकि मुझे जहां तक मालूम है, आपके मम्मी पापा ने इतना पैसा नहीं बनाया होगा कि वो एज ए रिच रिटायर हो रहे हैं। वो किसी तरीके से आपको पढ़ा दिया, किसी तरह से आपको अच्छा एजुकेशन दिला रहे हैं, और सारा इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर कर रहे हैं। लेकिन उस इन्वेस्टमेंट का आपको आज के करंट डिस्पेंसेशन के, जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन में, क्या जॉब मिल रहा है? नहीं मिल रहा। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि किस तरह के पेपर लीक किया जा रहा है। क्या आपको लगता है पेपर लीक जो है
अनजाने में हो रहा है? नहीं हो रहा है। सारी गवर्नमेंट जो है, चाहे वो किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, अपने लोगों को घुसाने के लिए पेपर लीक करवा रही हैं, फ्रॉड करवा रही हैं, बी इट इन झारखंड, बी इट इज इन दिल्ली, बी इट इज इन यूपी, बी इट इज इन उड़ीसा, बी इट इन महाराष्ट्र। कहीं पे चले जाइए, गुजरात में चले जाइए, बिहार में चले जाइए, और जो आप हैं, जिनके मम्मी पापा इतना हार्ड वर्क करके मनी अर्न करते हैं, टैक्स देते हैं, जिससे गवर्नमेंट चलती है, और आपको कहा जाता है कि भाई आपको आपको सब्सिडी दी जा रही है। सब्सिडी क्यों नहीं मिले? एज अ स्टूडेंट आपको मिलनी चाहिए, फैसिलिटी मिलनी चाहिए, आपका एजुकेशन सब्सिडाइज होना चाहिए। अब जर्मनी का एजुकेशन मॉडल जाके देख, वहाँ पे स्कूल कॉलेजेस में फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। न सिर्फ अपने कंट्री के लोगों को देते हैं, बल्कि बाहर के देश के लोग भी आते हैं। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ पे वेरी मिनिमल, लगभग जीरो ट्यूशन फीस है। अब आप सोचिए, जब वो बाहर के देश के लोगों को, जो बाहर के लोग वहां पढ़ने जाते हैं, उनको फ्री में एजुकेशन देते हैं, तो अपने देश को देते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में बात किया था कि किस तरह से रिसर्च एंड एनालिसिस में, किस तरह से हमारा जो है इन्वेस्टमेंट घटता घटता जा रहा है एज कम्पेयर टू अदर मॉडर्न यूरोपियन कंट्रीज और एनी चाइनीज, चाइना एंड अदर कंट्रीज। यही रीजन है कि मैंने पिछले वीडियो में ये भी बोला था, बताया था, आप जाकर देख लीजिएगा कि किस तरह से वर्ल्ड के टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में हमारी एक सिंगल यूनिवर्सिटी ने, इंक्लूडिंग आईआईटी एंड आईएम, नहीं फिगर करती है, जेएनयू ने टॉप 200 यूनिवर्सिटी में। वेयर चाइना यूएस को टफ कंपटीशन दे रहा है। टॉप 20 में उसके 4 या 5 यूनिवर्सिटीज हैं, और जिनमें से कुछ की जो है रैंकिंग जो है यूएस की यूनिवर्सिटी से, यूके की यूनिवर्सिटी से ज्यादा अच्छी है। क्या कर दिया डिफरेंट चाइना ने? इसको स्टडी कीजिए। अगर आप कहेंगे तो मैं उस पे चाइना और जर्मनी के एजुकेशन सिस्टम में उन्होंने क्या चेंजेस की, क्या चीजें की, उसका एक डिटेल वीडियो बना सकता हूँ, जिससे आपको ज्यादा समझ। मेरा इस वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ आपके लिए था, जेनजी एंड जेन अल्फा के लिए था, कि आपका ये देश है, आप संभालने जा रहे हैं। हम तो उम्र के ढलान पे हैं, हम रिटायर होने जा रहे हैं। अभी कुछ दिन हम कमा सकते हैं, कुछ हमने सेविंग भी कर लिया अपने रेनी डेज के लिए, उससे हमारा काम चल रहा है। सब कुछ छोड़िए, आज की जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज जो आई हुई है, वो आपका कोई भला नहीं करने वाली। भला करना छोड़िए, हमारे जैसे लोगों का नुकसान कर रही है। मैं एक अच्छा खासा पैसा अर्न करता था, अपनी लिविंग्स अर्न करना था, अपना फैमिली फैमिली चलाता था, उसको इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने पूरी तरह से, उसमें मेरा जॉब है, मेरा वर्क जो है ठप हो चुका है। मेरे स्टूडेंट आने बंद हो गए हैं, मेरी इनकम बंद हो गई है। मेरे पास अदर स्किल्स हैं जिसको मैं आई फाइंड अ डिफरेंट वे आउट, बट उसमें टाइम लगेगा। आई एम स्ट्रगलिंग। आई हैव बिकम एट दिस स्टेज ऑफ माई लाइफ, मैं एक स्ट्रगलर बन गया हूँ आपकी तरह। आपकी तरह मैं भी आज जॉब ढूंढता हूँ, नौकरी ढूंढता हूँ, नहीं मिलती। एक समय था जब मैं ग्रेजुएट होके निकला था 2000 में, उस समय निकलते के साथ मुझे जॉब मिल जाती थी, चाहे मैं एजुकेशन सेक्टर में था या मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया था। एक जॉब पकड़ता था, 2-3 जॉब्स का ऑफर रहता था। क्या आपके पास ऐसा सिचुएशन है आज के लिए? एआई का जमाना आ गया है, एआई भी बहुत सारे जॉब्स को कट कर रही हैं, तो आपके चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। आपको एआई से यूज्ड भी होना है, एआई को यूज भी करना है, और एआई की मार भी आपको पड़ने वाली है। हालांकि मेरा तो अपना मानना है कि एआई एक बबल है, जो बर्स्ट करेगा बहुत सूनर और लेटर। क्योंकि मैं एआई को यूज करते हुए मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा है कि एआई आपको वो काम नहीं कर सकती, दे सकती जो ह्यूमन दे सकता। तो ह्यूमन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। अल्टीमेटली जो बड़े बड़े वर्क है, मिड लेवल एंड टॉप लेवल के वर्क, वो हमारे जैसे ह्यूमंस ही करेंगे। जो हाँ छोटे छोटे मैनुअल वर्ड्स हैं, जो कि मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड होंगे, वो होंगे। बहुत सारे कॉल सेंटर्स के जॉब्स जो हैं एआई खा जाएगी। आज भी जब आप कॉल करते होंगे तो पहले ऑटोमेटेड मशीन में चला जाता है, जो एआई का कोई पर्सन जो है बात करता है, जब उनसे नहीं संभलता है तो किसी ह्यूमन को ट्रांसफर करते हैं। तो बहुत सारे जो मल्टीनेशनल कंपनीज में, कॉल सेंटर्स में जो जॉब्स थे वो खत्म हो गए। इसी तरह से आपके जॉब्स कम होते जाएंगे। गवर्नमेंट्स की कोई प्लानिंग नहीं है
आपको गवर्नमेंट से प्लानिंग करवाना है। कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा था कि हम सीजन 2 करने वाले हैं, 15 अगस्त से लॉन्च करने वाले हैं, गांव में डिफरेंट छोटे टाउनों में जाकर, स्कूल्स में जाकर वहाँ के प्रिंसिपल्स और वहाँ के लोगों से मिलेंगे, पंचायत में जाके बात करेंगे कि स्कूल्स को कैसे बढ़िया किया जाए, उनके हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, जो भी करेंगे उनका अपना तरीका है करने का। आप भी उसके साथ में होंगे क्योंकि आप जेंजी है, आपका मूवमेंट था कॉकरोच जनता पार्टी जेंजी का। हालांकि मैं भी एक कॉकरोच जनता पार्टी का मेंबर हूँ, एक्टिव नहीं, इनएक्टिव पैसिव मेंबर हूँ। लेकिन आप लोग एक्टिव मेंबर्स हो, आप लोग करोगे वो। लेकिन क्या उसी से सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? मेरे ख्याल से नहीं। जब गवर्नमेंट फंडिंग ही नहीं करेगी तो कहाँ से वो पैसा खर्च होगा? कैसे गांव के स्कूल्स अच्छे होंगे? कैसे आपके कॉलेज यूनिवर्सिटीज जो है इस तरह से बनेंगे कि वो इंडस्ट्री से टाई अप हो? कैसे जो जो गैप है, व्हाट इंडस्ट्री वांट्स एंड व्हाट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज आर प्रोड्यूसिंग, उसके बीच में जो गैप है उसको कैसे काटा जाए? इसके लिए कोई मॉडल है? ये इसके लिए आपको डिमांड करना है, आपको फाइट करना है। आपको सड़क में आकर चीजें को तोड़ फोड़ नहीं करना है, उससे आप अपना ही नुकसान करेंगे, अपने मम्मी पापा हमारे जैसे टैक्स पेयर्स के पैसे से बना हुआ कंट्री जो है उसका नुकसान करेंगे। वो करना नहीं है। आपको अपना नुकसान नहीं है, गवर्नमेंट की का प्रॉपर्टी नहीं होती। देखने में तो लगता है सब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट लैंड है, बट गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट लैंड नहीं होता, पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो हमारे आपके टैक्स का से पैसे से बनता है। तो उसको नुकसान मत कीजिए, उसको तोड़िए फोड़िए मत। लेकिन जिस तरह से आपने डिमांड को आपने मनवाया, फाइट कर करके, लाठी का कर, डंडा का कर, मतलब आंसू गैस झेल करके, आपने जो करेज दिखाया, वही करेज आपने ये दिखाना है कि आपको डिमांड करना है कि एजुकेशन के बजट को 3% से 6%, चाहे ये गवर्नमेंट हो, ये गवर्नमेंट अगर लाती है तो ठीक है। नहीं तो अगर आप चेंज करके दूसरी गवर्नमेंट लाते हैं, उसको भी फोर्स करना है कि भाई तुम नहीं लाओगे, जैसे उसको चेंज किया आपको भी थ्रो आउट करेंगे। प्रेशर ग्रुप बने रहना है, प्रेशर ग्रुप की तरह वर्क करना है एंड गेट योर थिंग्स डन। क्योंकि अगर आप अभी नहीं करोगे तो कभी नहीं करोगे। मैंने इस वीडियो के थ्रू जो बातें कही हैं वो आने वाले 10-15 सालों में प्रूफ होने वाला है, अनलेस until यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट और गवर्नमेंट स्टार्ट पेइंग अटेंशन ऑन दिस। नहीं तो हम बहुत एक डिजास्ट्रस कंट्री में आने वाले हैं। एक बहुत बड़ा डिप्रेशन आने वाला है हमारे कंट्री में। मैंने अभी मेरे पास के जितने भी वीडियोस देखे, चाहे मैंने इकोनॉमी में बनाई हो, चाहे और दूसरे इश्यूज में बनाए, जो भी बातें कही हैं अगर नहीं सच हुई हैं तो आप मुझे बता दीजिए। आप देखिए इस वीडियो को लास्ट तक। अगर आपको मेरी बातें सही लगती हैं, आप कम अक्रॉस दिस वीडियो, आपके तक आया है यूट्यूब के एल्गोरिदम के थ्रू, तो आप इसको पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे सब्सक्राइबर बेस को बढ़ाइए। इससे मैं इंकरेज होऊंगा, मैं इस तरह के और वीडियोस लेके आऊँ। मैं बेसिकली एक एजुकेटर हूँ, ये मेरा रोल है एजुकेशन देना। मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूँ। मैंने आपको बहुत सिस्टमेटिकली कुछ चीजें समझाने की कोशिश की। जो भी मैंने बातें की हैं, अगर आपको लगता है कि मैंने गलत बातें की हैं, मेरे डेटा गलत है, मेरे रिसर्च गलत है, प्लीज कम विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। आई विल एक्सेप्ट योर थिंग्स अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आते हो। अगर आप कोई क्रिटिक लाना चाहते हो, क्रिटिक भी लाओ। आई विल रिप्लाई एवरीथिंग विद माय फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो मेरे रिसर्च से निकला है और उससे मैंने ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है, ये सारे जो ऑडियो डब करके मैंने सारी चीज तैयार की है आपके लिए, वो सारा चीज बैक्ड बाय द फैक्ट्स एंड फिगर्स। इसमें कोई भी चीज झूठ नहीं कही गई है। आप जो मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज बंद होने की बात की है, जो मैंने इकोनॉमी के एक कोलैप्स की बात की है, वो सच्ची बात है। आज आपको नहीं पता चल रहा है, आज गिग इकोनॉमी के बल पे देश चल रहा है। आने वाला समय बहुत कठिन है, आपका देश है, बचा लीजिए। 15 अगस्त से पहले मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ, समर्पित कर रहा हूँ। इस 15 अगस्त के देश की इस आज़ादी के टाइम पे मेरा आप सबको वंदे मातरम रहेगा, जय हिंद रहेगा, नमस्कार रहेगा, सत श्री अकाल रहेगा एंड आदाब रहेगा।
आप जिस किसी भी धर्म से हो, जिस किसी भी रिलीजन से हो, मेरा जो है चैनल पूरी तरह से फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करता है। अगर मैं करंट डिस्पेंसेशन को क्रिटिसाइज करता हूँ तो उसका एक बेसिस है, उसका एक रीजन है। मैं इसी पार्टी की, जो वाजपेयी गवर्नमेंट है, उसकी मैं तारीफ करता हूँ। उनके 6 साल के स्टेंट में हमारे जैसे लोगों को जो मिला है, मगर हम लोगों ने जो जॉब मिला है, हम यूनिवर्सिटी से बाहर आए, बाहर आते के साथ हमारे पास जॉब का ऑफर था। क्यों मिला था, कैसे मिला था, आप थोड़ा सा 1991 से लेकर 2014 के इकोनॉमिकल हिस्ट्री को खंगालिए, आपको पता चल जाएगा। और 2014 से लेकर 2026 के बीच में जो 12 इयर्स में जो डेवलपमेंट हुई है, जो नफरतें पैदा की गई हैं, जिस तरह का बंटवारा किया गया है देश में, लोगों के साथ जो चीजें हुई हैं, जो आपके यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जो हैं, वो उनके एग्जाम्स डिले हो रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है तो कैंसिल हो जाते हैं या फिर उसके पेपर लीक हो जाते हैं। ये सारे सब बाई प्रोडक्ट्स हैं। रियल प्रोडक्ट कुछ और है, जो मैंने वीडियो में बात किया है। अच्छा लगे, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर कीजिए, एंड गेट बैक टू मी if you have any questions and queries. If you do that, I'll be encouraged to make more videos. मैं अपना कर्म करता रहूंगा, चाहे मुझे अब 40 व्यू दें, 20 व्यूज दें, 35 व्यू दें। कर्म में बिलीव करता हूँ, मैं कर्मा में बिलीव करता हूँ। और मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप फल देंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं देंगे तब भी अच्छी बात है। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।